हेलो एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस की। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कॉमर्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ये टॉपिक्स आपके मस्ट हैं, ये पूछे ही जाते हैं। अभी आज हम बात करेंगे, ये इंटरमीडिएट लेवल का स्पेसिफिकली है। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए KVS, NVS या EMRS या कॉमर्स TGT PGT से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स कवर करने के लिए जाते हैं, वहाँ बिज़नेस में ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी हाल ही में जो LT ग्रेड के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मैं क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं आपको, ये सारी क्लासेस फ्री हैं और बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं, आपके आने वाले एग्ज़ामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी रीच बढ़ेगी, एक मोटिवेशन निकल के आएगा जो कि आपके सब्सक्रिप्शंस होंगे, लाइक्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस, जो कि चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस की बात करें, यहाँ हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, क्या है बिज़नेस हमारा, इसका क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिज़नेस की बात करेंगे हम। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की बात करें अगर हम, तो द स्टेट ऑफ बीइंग बिज़ी। अब देखिए बिज़नेस का मतलब क्या, बिज़ीनेस, इट मीन्स व्यस्त रहना। तो द स्टेट ऑफ बीइंग बिज़ी जो है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिज़ी रहना ही बिज़नेस होगा नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ हमारा मोटिव होना चाहिए अपनी प्रॉफिट नीड्स की बात करते हैं, प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप करते हैं, तो अगर आप देखें अपनी जो हमारी नीड्स और वांट्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जाते हैं, तो एक लेबर फैक्ट्री में वर्क करता है जिससे उसको वेजेस मिले, एक टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहा था जिससे उसको सैलरी मिले। तो ये अलग अलग तरह से एक्टिविटीज़ हम करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा मॉनेटरी टर्म का यूज़ किया जाए। इट मीन्स ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। तो यहाँ आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, जो ह्यूमंस हैं वो 2 तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। फर्स्ट है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी से पता चलता है एंगेजमेंट किसका होगा, किस में होगा, इसमें एंगेज्ड होगा मनी। और जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो ये सर्विंग पर्पस से होगा, इट मीन्स फॉर द सर्विस ऑफ पीपल, हेल्पिंग नेचर होगा आपका, तो किसी की हेल्प कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ अ मैन इज़ एंगेज्ड इन टू अर्न हिज लाइवलीहुड बाई प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। तो यहाँ आपको देखिए बता दिया कि यहाँ पे लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेट करती है, ये किसी तरीके से पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगा जब आप नॉन एक्टिविटी करेंगे। इट मीन्स किसी ब्लाइंड पर्सन को आपने रोड क्रॉस करा दिया तो ये नहीं कि आपको वो पैसा दे देगा कि चलो ठीक है, और आप यही काम करते हैं, रोज़ ब्लाइंड पर्सन को ढूंढते हैं, और जो डिसेबल पर्सन होते हैं या ओल्ड पीपल होते हैं उनको आप ढूंढते हैं और कहते हैं कि चलो पार कराएंगे, पैसा लेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपके फादर द्वारा आपके लिए कुछ लाना या मदर के द्वारा फूड प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो चलिए जो क्लासिफिकेशन है वो हम सीख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो PEB बेस्ड है हमारा ये, इट मीन्स प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस बेस्ड। देखिए 3 कैटेगरीज़ में इसको बांटा गया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो प्रोफेशनलिज्म के अंडर करते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट के अंडर या फिर बिज़नेस। तो मैं आपको शॉर्ट में समराइज़ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। प्रोफेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन में अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन आपको लेनी होती है। इट मीन्स कोई स्पेसिफिक डिग्री, लाइक आपको अगर मैनेजमेंट संभालना है तो MBA की डिग्री लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से एक टीचर बनने के लिए BEd MAd की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ये प्रोफेशनलिज्म जो है वो कैसे आएगा, आपको स्पेसिफिक नॉलेज जो है गेन करना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक लॉयर के लिए जिस प्रकार LLB डिग्री करना ज़रूरी है, उसी तरीके से हम अगर देखें टीचर्स के लिए BEd अभी मैंने बताया, वैसे ही
अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, उन प्रोफेशन में हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है जो कि डिग्रीज के थ्रू मिलता है। बाद में हम सर्विसेज रेंडर करते हैं और उसके बदले में हमें पेमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक पर्सन जो काम करने के लिए जाता है, इट मीन्स एक पर्सन जो किसी मास्टर के पास जाता है और वो मास्टर उसे अपने काम पर रखता है, तो वो मास्टर कहलाएगा एम्प्लॉयर, और जो पर्सन काम करने के लिए जाएगा वो कहलाएगा सर्वेंट और एम्प्लॉय। बिजनेस में देखें तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो बिजनेस का प्राइम मोटिव यहाँ पे क्या है, पहला प्राइम मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, बाद में सर्व करने की बात आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेशन जिसमें हम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे मास्टर और सर्वेंट की बात करते हैं, और बिजनेस जहाँ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। यहाँ समराइज़ किया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, जिसमें मैंने आपको पीईबी से रिलेट करते हुए बताया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनमें इन्वॉल्व होता है मनी, वहाँ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस है। और जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें इन्वॉल्वमेंट मनी का नहीं होता है, वो आपकी सर्विंग पर्पज से की जाती है, किसी की हेल्प करने के नेचर की या किसी तरीके से आप देखेंगे। नेक्स्ट बिजनेस के बारे में मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट वाइज डिफाइन किया गया है कि एटाइमोलॉजिकली बिजनेस रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, अभी हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट है। देन द टर्म बिजनेस इज इंटरप्रेटेड एज वंस रेगुलर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. It refers to a particular entity, company or a corporation like SBI, Infosys, यहाँ पे examples दे रखे हैं. It also refers to a particular market sector such as automobile, business, banking और जो भी आपका सेक्टर है. नेक्स्ट है 5th पॉइंट में बिजनेस रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ, अभी ऊपर हमने देखा, परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हम बार बार बात करते हैं बिज़नेस में, जो प्राइमरी इंटेंशन होता है बिज़नेस का वो होता है मेकिंग प्रॉफिट्स. Now, L.H. Haney defined business as a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. देखिए L.H. Haney का कहना भी बहुत सही है. ये कहते हैं कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें प्रोड्यूस किया जाएगा या एक्वायर किया जाएगा वेल्थ को. किसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. बीओ व्हीलर और कीथ एंड कार्लो के भी अपने अपने जो एक तरीके से डिफ़ाइन किया उन्होंने. जैसे कीथ एंड कार्लो को अगर हम देखें तो उनका कहना है कि बिजनेस इज़ अ सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स. प्राइवेट प्रॉफिट्स की तो बात करते हैं, प्राइमरी मोटिव हमारा यही है. तो ये आपको डेफिनेशंस कुछ दी हैं, देख लेंगे आप इन्हें. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है. तो अगर आपने पढ़ रखा है ऊपर बिज़नेस को है क्या बिज़नेस, तो इजीली आप बता सकते हैं. देखिए सबसे पहले अगर बात करें वो लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़. अब यूटिलिटीज़ क्यों है? जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या करेगा, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, जिससे क्या होगा कि आपके गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. और समझिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ह्यूमन वांट्स को इफ़ेक्टिवली और इकोनॉमिकली सेटिस्फाई, इट मीन्स अफोर्डेबल गुड्स प्रोड्यूस करना है जिससे कि लोगों को इफ़ेक्टिवली और इकोनॉमिकली उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. साथ ही साथ ये जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें अलग अलग तरह से देखो लिखा हुआ है कि इट कैरीज गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. इट मीन्स प्लेस यूटिलिटी होनी चाहिए. और इट मेक्स गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़ इन फ्यूचर थ्रू स्टोरेज टाइम यूटिलिटी. ऐसा ना हो कि गुड्स आपका तुरंत ख़राब हो जाता हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो उसमें, इट मीन्स प्रिजर्व करना मुश्किल हो. तो ये गुड्स भी आपका इस तरह का होना चाहिए जो यूटिलिटी क्रिएट करे. नेक्स्ट वन इज़ डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज. अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिज़नेस है हमने ऊपर ही देखा कि गुड्स और सर्विसेज में डील करता है, क्योंकि हम या तो गुड्स बेच रहे होंगे या सर्विसेज या बोथ हम बेच रहे होंगे और जिससे हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा. अगर देखेंगे जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स होंगे या प्रोड्यूसर गुड्स होंगे. जो कंज्यूमर गुड्स हैं
उनके बारे में अगर बात करें तो कंज्यूमर गुड्स आर मेंट फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स लाइक ब्रेड, टी, शू, शुगर, ये सारी चीज़ें। और प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी प्रोड्यूसर गुड्स की। अब कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सभी क्या हैं, ये इंटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स के बारे में बात करती हैं। इट मीन्स इनको कंसीडर ही किया जाता है कि इंटेंजिबल। अब देखो बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी या इंश्योरेंस सर्विसेज मिलेंगी, ये इंटेंजिबल सर्विसेज हैं। इनविजिबल गुड्स की बात करेंगी यहाँ। तो सर्विसेज फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ओवरकमिंग वेरियस हिंड्रेंस, जो भी हर्डल्स आती हैं, बाधाएं आती हैं ट्रेड में, उनको दूर करने के लिए। इसीलिए तो हम कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं कि भाई कॉमर्स ही तो है जो एड्स टू ट्रेड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो हिंड्रेंसेस आती हैं ट्रेड में उनको दूर करता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग्स। हमने ऊपर डेफिनेशन में ही बात की कि जो डीलिंग्स हैं, इट मीन्स बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज से जो डीलिंग है वो रिपीटेडली होती रहनी चाहिए। रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस, ये होना ही चाहिए, रिकरेंस होना ही चाहिए। नेक्स्ट है सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। देखिए जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ गुड्स सम कंसिडरेशन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो अभी इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। वो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुड्स या सर्विसेज जो हम देते हैं इसके बदले में हम क्या करते हैं, मनी, हमें पैसा मिलता है। तो बिजनेस डिलीवर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज हु नीड देम एंड आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर देम। जैसे कि कोई भी पर्सन जो है कुक करता है और सर्व करता है अपने फैमिली को फूड, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, बट व्हेन ही कुक्स फूड एंड सेल्स टू द अदर फॉर प्राइस, इट बिकम्स बिजनेस। तो ये आपको बहुत सिंपली अगर देखें बहुत आसान है, जो लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा भी इसके बारे में तो बहुत आसान रहता है उनके लिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। हम बार बार बात करते हैं बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और अनसर्टेनिटी इसलिए बोली गई क्योंकि हम पता नहीं प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस हो जाएगा। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि अभी देखिए हमारा जो प्राइम मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन हो सकता है किस तरीके से फ्लड, फायर या अर्थक्वेक या स्ट्राइक हो जाए एम्प्लॉइज़ से, या फिर आग लग जाए या थेफ्ट हो जाए। तो वो सारी चीज़ें एक अनसर्टेन लॉस हैं, हम कह नहीं सकते हैं कि हमारा कब ये लॉस हो जाएगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको जितना भी रिस्क है वो रिड्यूस करके रखना चाहिए, और रिड्यूस करने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो फोरकास्ट कर लेते हैं और इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन सारा का सारा रिस्क हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपको यही बताया गया है कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने बिजनेस में। 7th पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है पहले ही कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी इट मीन्स क्या है, हम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म की बात करते हैं, हम यहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बिज़नेस का पार्ट नहीं बताते हैं। अभी यहाँ 8th पॉइंट बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया कि आर्ट एज वेल एज साइंस। देखिए बिज़नेस एक आर्ट है क्योंकि इसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस चाहिए, और साथ ही साथ ये एक साइंस है क्योंकि इसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं जिनको हम सिस्टमेटिकली यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ एक शॉर्ट समरी बताया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत आसानी समझ सकते हैं कि बिज़नेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। नाउ मूव ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। देखिए हमने अभी ऊपर बात की बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अर्निंग प्रॉफिट्स, उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा और डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें बताया गया है कि टू अर्न, मीन्स फर्स्ट पॉइंट में देखिए दे दिया गया अर्निंग प्रॉफिट्स। हमने देखा कि बिज़नेस का काम ही यही है कि प्रॉफिट अर्न करना। अब ये बिज़नेस देखिए अर्न नहीं करेगा प्रॉफिट, तो इसका जो जितना भी कह सकते हैं एक्सपेंशन और ग्रोथ है वो कैसे होगा। तो प्रॉफिट इंश्योर करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ कैपिटल और मॉडर्नाइजेशन और एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इन द फ्यूचर। साथ ही साथ प्रॉफिट्स जो हैं वो सर्व करते हैं एज अ बैरोमीटर एंड ऑफ स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, क्रिएटिंग कस्टमर्स। देखिए
सबसे पहली बात तो ये है, जब आप प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, लेकिन प्रॉफिट अर्न कहाँ से करेंगे? कस्टमर्स से। और इसके लिए कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए उनको फुल्ली सेटिस्फाई करना है, और जिसके थ्रू ही हमारा गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी। इट मीन्स हम सप्लाई कर पाएंगे, डिमांड जनरेट होगी और आसानी से हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पीटर ड्रकर की अगर वर्ड्स को देखें हम, तो लिखा है देयर इज़ ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस टू क्रिएट अ कस्टमर। द कस्टमर इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। देखिए बताया ना, फाउंडेशन है, एंड कीप्स इट इन एग्जिस्टेंस। No business can succeed without providing customer value for their money. Business exists to satisfy the wants, tastes and preferences of customers. तो customers को यहाँ सेंटर में रखा गया है, क्योंकि customers वही हमारा ग्राहक ही भगवान है, और उस भगवान के सहारे ही हमारी सारी अर्निंग होगी। आ जा रहा होगा शोर जो है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि आप देखते हैं डे टू डे, या हम कह सकते हैं ईयर बाय ईयर, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो ये एक प्राइम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि नई थिंग्स, जो न्यू थिंग्स हैं, उनको बनते देर नहीं लगती है। आज हमारे पास कंप्यूटर नहीं है और कल कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है innovation refers to creation of new things resulting from the study and experimentation, research and development। देखिए आइडियाज़ जो होते हैं, बिज़नेस आइडियाज़ में अगर आप देखें तो क्या होता है कि आपको बिज़नेस कैसे करना है, एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करनी है। तो ये इनोवेशन जो है, ये भी बहुत ज़रूरी है पूरी फर्म में। आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं वो R&D करवाती हैं। इट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम एफर्ट लगता है, मनी इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे सर्वेज़ किए जाते हैं, और उन सर्वेज से जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं उसके थ्रू ही इनोवेशन फैसिलिटीज़ को अपनी फर्म में लागू किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अंडर है अर्निंग प्रॉफिट, क्रिएटिंग कस्टमर्स एंड इनोवेशन। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव की बात क्यों की गई है? क्योंकि एक बिज़नेस सोसाइटी में रहकर ही तो अर्निंग करता है। कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे? सोसाइटी से मिलेंगे। तो अगर सोशल बेनिफिट्स नहीं होंगे, लोगों को सोशली प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट का मतलब है उनकी जो यूटिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो नहीं होगी, तो कैसे बिज़नेस रन कर सकते हैं आप? तो यहाँ आपको यही बताया गया है। हेनरी फोर्ड ने कुछ बताया है, देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड द प्राइमरी एम ऑफ अ बिजनेस शुड बी सर्विस एंड सब्सिडरी एम शुड बी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहते हैं कि प्राइमरी जो एम है वो होना चाहिए सर्व करना, और सेकेंडरी जो एम है वो होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि जब आपके कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे तभी तो आपका बिज़नेस रन करेगा। लेकिन अधिकतर बिजनेस यूनिट प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में ही रहते हैं, आप समझ सकते हैं ना उस बात को। यहाँ आपके पास है सप्लाइंग डिज़ायर गुड्स एट रीज़नेबल प्राइस। मैंने अभी ऊपर बात की थी अफोर्डेबल प्राइसिंग की। तो देखिए जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर लोग ख़रीद ही नहीं पा रहे हैं और लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो बेकार है आपका। तो इसलिए आपको अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग जो कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, उसको बहुत बेहतर तरीके से अप्लाई करना होता है। जो कस्टमर गुड्स चाहते हैं उनको रीज़नेबल प्राइस पे अवेल कराना होता है। दूसरा जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है फेयर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़। जो आपके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जिनके थ्रू आपका प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, जिसके थ्रू आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सारे काम हो रहे हैं, उन सारे एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्युनरेशन इट मीन्स सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है, टास्क कंप्लीट करते हैं, ओवर टास्किंग करते हैं, इट मीन्स ओवर इनकम जनरेशन के अगर उम्मीदें बनती हैं, तो उनको बोनसेस और कमीशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू हम तो देखते ही हैं कि भाई बिज़नेस है तो वहाँ काम करने वाले लोग भी चाहिए। तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करने का काम बिज़नेस यूनिट करता है, जो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल वेलफेयर, आपने देखा होगा कि चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्राई जैसे फंड्स हैं, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, चैरिटी वर्क करने की बात आती है। बहुत सारे बिज़नेस जो होते हैं वो
छोटे डिसेबल बच्चों को या किसी तरीके से जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उन बच्चों की हेल्प करते हैं, तो ये वीकर सेक्शन को हेल्प करते हैं। तो ये सोशल वेलफेयर भी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंडर आता है। और पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़ जो कि लास्ट है इसका, कि बताया गया है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या एक्साइज या कस्टम ड्यूटी जो है वो भी टाइम टू टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ती है पे करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। देखिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्यों रखा गया है, क्योंकि हमें पता है बिज़नेस जो रन होता है, बिज़नेस इज़ रन बाय पीपल एंड फॉर पीपल। भाई लोग ही उसको रन करते हैं और लोग ही तो लोगों के लिए तो रन किया जाता है। लेबर इज़ अ वैल्यूएबल ह्यूमन एलिमेंट इन बिज़नेस। तो यहाँ आपको लेबर वेलफेयर करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है। साथ ही साथ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात की गई है कि एम्प्लॉयज़ शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस। देखिए होता क्या है, कभी कभी एम्प्लॉयज़ का भी थॉट्स जो है वो कंसीडर किए जाने चाहिए, उनके सजेशंस कंसीडर किए जाने चाहिए। तो ये आपको बताया है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। तो लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन क्या करते हैं, देखिए जितने भी लेबर होते हैं उनका जितना भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन है वो इंश्योर करना, इंडस्ट्री में पीस एंड हारमोनी को कह सकते हैं कि बनाकर रखना। नेक्स्ट वन है आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना, इट मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, जिसमें आपका वेस्टेज कम हो और यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और नेशनल सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये बताया गया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। जैसे कि अब कोई बिज़नेस यूनिट है तो उसके अच्छा प्रोडक्शन करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि विदेशों में भी उसकी मांग बढ़े और हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हर कोई बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर पाता। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। नेक्स्ट वन है लास्ट इसका डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। इसीलिए देखा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बैकवर्ड रीजन्स में करना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि एक तरह से हम जब हम बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स अमीर है वो बहुत अमीर ना हो जाए और गरीब बहुत गरीब ना हो जाए। तो वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं इसीलिए रिमोट एरियाज़ में, मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिमोट एरियाज़ में डेवलप की जाती हैं, जिससे कि बैकवर्ड एरियाज़ के लिविंग स्टैंडर्ड को हम बढ़ा सकें, आगे बढ़ा सकें, ऊपर ले जा सकें। तो ये हमारा इधर का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन है लास्ट आज का पार्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस के बारे में आपको कभी कभी क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है अगर आप क्लास 12th स्टूडेंट हैं। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इसका मीनिंग, business organization are obliged to consider social impact of their decisions. The obligation of any business to protect and serve public interest is known as social responsibility of business। देखिए जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं वो प्रोटेक्ट करना चाहिए और सर्व करना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट को। ऊपर हमने बात की कि जो गुड्स है वो डिज़ायरेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ any responsibility business has particularly towards members of the society and whom they interact or towards the society in general called is social responsibility। तो उम्मीद करता हूँ कि social responsibility आपको समझ में आ रही होगी कि क्या है यहाँ पे social responsibility। इट मीन्स जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं बिज़नेस के वो क्या हैं। देखिए इसकी नीड क्यों है, हमने अभी ऊपर बात की कि जितने भी बिज़नेस यूनिट्स हैं वो पीपल सर्व, जो यूनिट रन करने वाले हैं वो फॉर द पीपल और बाय द पीपल चलता है। तो यहाँ आपको यही बताया गया है कि एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद इन अ सोसाइटी, इट यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। भाई सोसाइटी के रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं, जो फैक्टर कॉस्ट है आपको सोसाइटी से ही मिलती है, जैसे कि लेबर है, लैंड है, बिल्डिंग है, and depends on the society for its functioning. This creates an obligation on the part of business to look after the welfare of society। तो
यहाँ आपको यही पता चलता है कि आप सोसाइटी से ही अर्न कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब कॉन्सेप्ट इसका डिफ़ाइन किया गया है, तो मैं अगर आपको बताऊं, अभी ऊपर मैंने आपको बताया है कि जो बिज़नेसेस हैं वो बिज़नेस फर्म क्या करते हैं, वो चैरिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। तो चैरिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो, उनको ये क्या करना चाहिए कि इनको बहुत बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन देखिए यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा अलग किया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है CSR आपका। We all know that people engage in business to earn profit. However, profit making is not the sole function of business, क्योंकि ये क्या करता है, सोशल फंक्शंस भी करता है। ऊपर हमने बात ही की है, इसके लिए वो अलग अलग तरह से ही सिक्योर करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, इट टेक्स केयर ऑफ दोज हु आर इंस्ट्रूमेंटल इन सिक्योरिंग इट्स एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल, लाइक owners, investors, employees, consumers and government in particular and the society and community in general। बहुत ज़रूरी होता है ये उसके लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एवरी बिजनेस मस्ट इंश्योर अ सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जैसे किसी ने शेयर्स परचेज़ कर रखे हैं या फिर किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री, और प्रोवाइड गुड सैलरी, सिक्योरिटी एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन जो होती हैं एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर्स के लिए, वो सेटिस्फैक्ट्री प्राइसेस पे होने चाहिए, इट मीन्स रीज़नेबल प्राइस पे होने चाहिए। और एनवायरनमेंट्स को लेकर भी सजग रहना पड़ता है, क्योंकि हमें इको फ्रेंडली वेज अपनाने चाहिए, हमें वेस्ट को रिसाइकिल करना आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। देखिए लिखा है, हाउएवर व्हाइल डूइंग सो 2 थिंग्स नीड टू बी नोटेड टू व्यू it as social responsibility of business. First, any such activity is not charity. It means that if any business donates some amount of money to any hospital or temple or a school, college, etc., is not to be considered as discharge of social responsibility. आपने कहा कि मैं बहुत सारा प्रदूषण फैला के नदी को गंदा करूँगा एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं जाकर हॉस्पिटल में पैसा दे दूँगा, टेम्पल में पैसा दे दूँगा, स्कूल डोनेशन कर दूँगा। नहीं, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ चैरिटी के थ्रू सोचते हैं, आपने बहुत भला काम कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं नदी को। तो ये आपका CSR के अंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, सेकेंडली एनी सच एक्टिविटी शुड नॉट बी सच दैट इट इज़ गुड फॉर समबडी एंड बैड फॉर अदर्स। अभी मैंने बताया ना आपको, वैसे यहाँ बताया, सपोज अ बिजनेसमैन मेक्स अ लॉट ऑफ मनी बाय स्मगलिंग और बाय चीटिंग कस्टमर्स and then runs a hospital to treat poor patients at low prices, his actions cannot be socially justified। जब वही बात है ना कि चोरी करके रॉबिन हुड टाइप का हो गए, तो ये चोरी करी और उसके बाद उसने दूसरों की हेल्प की। तो वही यहाँ है कि आप सामने वाला स्मगलिंग के थ्रू या फिर किसी तरीके से चीट करते हुए पैसा कमाता है, और दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल रन करता है। social responsibility implies that a businessman should not do anything harmful to the society। अब देखो, harmful to the society क्यों बोला गया है, क्योंकि हम बात करते हैं इको फ्रेंडली वेज की। आपको जब भी बिज़नेस कर रहे हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि बिज़नेस यूनिट आपकी किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, जो भी आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ करते हों। यहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, तो आपको बिज़नेस को एफिशिएंटली रन करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है कैपिटल और उसके रिसोर्सेज का, और साथ ही साथ ग्रोथ एंड अप्रिशिएशन ऑफ कैपिटल ज़रूरी है, यानी कि कैपिटल को आप बढ़ाएंगे, आगे ग्रोथ करेंगे। रेगुलर एंड फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपकी फर्म में, तो उसको आप डिविडेंड्स के थ्रू रेगुलर पे करेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्कुल, जैसे देखिए, राइट पर्सन को राइट जॉब पे आपने रखा है, तो राइट वेजेस भी तो मिलना चाहिए। इट मीन्स टाइमली और रेगुलर पेमेंट होने चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप उसको काम पे रखें तो 24-24 घंटे 20-20 घंटे काम करवा रहे हैं, और अगर उसके पानी पीने की भी सुविधा नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, वॉशरूम अच्छे नहीं है, तो ये फिर गलत रहता है। जैसे बच्चों के लिए क्रैचेस भी होते हैं। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बेटर कैरियर प्रॉस्पेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, प्रमोशन से रिलेटेड, डिमोशन, प्रमोशन, सब कुछ होना चाहिए। देखिए, जब मोटिवेशन है तो डिमोटिवेशन से भी रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ CSR की हम बात कर रहे हैं,
तो बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट की बात की गई है, जॉब सिक्योरिटी की बात की गई है। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सप्लायर्स। हाँ, सप्लायर्स बेचारा क्या करेगा, तो यहाँ बताया है कि गिविंग क्वालिटेटिव गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, डीलिंग ऑन फेयर टर्म्स कंडीशन, अवेलिंग रीजनेबल क्रेडिट पीरियड एंड टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज़। जो भी पैसा आपने ले रखा है उसको प्रॉपर सही समय पर पे करना। नेक्स्ट है कस्टमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई हमें गुड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, इट मीन्स बिजनेस यूनिट, वो बेहतर होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मस्ट बी क्वालिटेटिव, डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, सेल गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। हमने ऊपर बहुत सारी बातें इस बारे में की हैं, इसी को डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। तो जो भी ड्यूज़ बनते हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना। जो टैक्स है, ड्यूटीज़ हैं, फ़ीस हैं, वो टाइम टू टाइम पे करना। और साथ ही साथ आपको इको फ्रेंडली वेज़ अपनाना चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, और किसी तरीके से करप्शन या ब्राइबिंग एक्टिविटी या अनलॉफुल एक्टिविटी के थ्रू बिजनेस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। तो हमने अभी बात की कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से है। हमें वीकर और बैकवर्ड सेक्शन में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके, और साथ ही साथ उनको हेल्प भी प्रोवाइड करनी चाहिए। जितने भी सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको प्रिजर्व और प्रमोट करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना चाहिए। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एंड कल्चर के लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो बिज़नेस यूनिट्स जो हैं, जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कस्टमर्स के लिए, ओनर्स के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए काम करें, और वो बेटर वे ऑफ डूइंग वर्क होना चाहिए जिससे कि सभी को हेल्प मिल सके। तो ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास मैंने नहीं की, अराउंड 31 मिनट की क्लास हो चुकी है और ये बहुत बेनिफिशियल क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। ये वीडियो मेरा अपलोड होगा तो आपके रिस्पॉन्सेस बताएंगे कि आने वाले टाइम में मुझे और वीडियोज़ अपलोड करने या नहीं करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए।